हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। दिस इज सीए राखी अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ब्रीफ नोट ऑन कारो 2020। फर्स्टली वी विल गेट टू नो दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रेस्क्राइब्ड द ऑर्डर अंडर सेक्शन 143(11) of the Companies Act 2013, which is called CARO, which auditor shall follow. Means central government has prescribed the order under section 143(11). Section 143(11) of the Companies Act 2013 में कि every auditor need to follow CARO. Previously in CARO there are 16 points, but in CARO 2020 there are 21 points. So it is the duty of the auditor to follow the order prescribed by the government under section 143(11) of the Companies Act 2013. After auditing, auditor should prepare a CARO. The auditor should prescribe all the observation while auditing in the audit report, and this audit report is helpful to take the decision for the investors, user of the financial statement and the shareholders. Now CARO is applicable to all the companies including the foreign companies as defined in clause 42 of section 2 of the Companies Act 2013 except the following. Means this statement means CARO जो है applicable सभी companies पे है including the foreign companies. Foreign companies में भी CARO applicable है as defined in clause 42 of section 2 of the Companies Act 2013 except the following. Now CARO is not applicable on which companies? Banking companies पे banking company under section 5C of the Banking Regulation Act 1949. Insurance company के पास भी अपना एक report है, so don't need to prepare CARO. So insurance companies under Insurance Act 1938 उनका अपना एक regulation है, उनका एक अपना report है, so they don't need to follow another Companies Act का CARO. Section 8 companies जो कि charitable institution है, they are also exempt. One person company under section 262 of the Companies Act 2013 गवर्नमेंट ने उसको भी exemption दे दिया. Small companies are also exempt from preparing CARO as per section 2 clause 85 of the Companies Act 2013. What it says that paid up share capital of a company is less than 4 करोड़. अगर उस कंपनी का paid up share capital 4 करोड़ या 4 करोड़ से कम है and turnover उसका 40 करोड़ या 40 करोड़ से कम होना चाहिए, उस स्मॉल कंपनी को एग्जेम्पशन मिलेगा. नाउ प्राइवेट कंपनी विच इज नाइदर अ होल्डिंग नॉर अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी एंड विच सैटिस्फाई ऑल दी 3 कंडीशंस. कारो का एग्जेम्पशन अगर प्राइवेट कंपनी को चाहिए, सारा कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा. 3 कंडीशन है वो फुलफिल करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट एग्जेम्पशन फ्रॉम कारो. क्या 3 कंडीशंस है? उसका पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ ऑन द बैलेंस शीट डेट. पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व दोनों मिला के 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑन दी बैलेंस शीट डेट. बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर वो कुछ बोरो कर रखा है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल. तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर वो बोरो कर रखा है फ्रॉम ग्रुप कंपनीज, फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी या रिलेटिव्स ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वो सब इंक्लूड नहीं होगा. प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन को चेक करना है इन ऑर्डर टू टेक एग्जेम्पशन. सो बोरोइंग्स होना चाहिए फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही, और टर्नओवर इंक्लूडिंग डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. अगर सम ऑफ दी उसका कंटिन्यूड ऑपरेशन है, सम ऑफ दी ऑपरेशंस आर डिसकंटिन्यूड, दोनों का टर्नओवर मिला के डज नॉट एक्सीड 10 करोड़. तीनों कंडीशन जब फुलफिल होगा तो वो प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में आएगा. अगर 10 करोड़ से ज्यादा हो जाता है उसका टर्नओवर, तो वो प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, देन दे नीड टू फॉलो कारो. अगर एक भी कंडीशन वो वायलेट करता है, देन दे नीड टू फॉलो कारो. अगर आप प्राइवेट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल चेक करोगे तो उसमें इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर भी इंक्लूड करो. एक्यूमुलेटेड लॉस, पीएल डेबिट एंड मिसलेनियस एक्सपेंस शुड बी एडजस्टेड फ्रॉम रिजर्व एंड सरप्लस. अगर आपके बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड लॉसेज है या पीएल डेबिट आइटम है या मिसलेनियस एक्सपेंसेस आइटम एट द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, तो आपको उसको रिजर्व से एडजस्ट करना पड़ेगा. आफ्टर एडजस्टिंग वो बैलेंस आप 1 करोड़ के लिमिट को देखने के लिए चेक करो. नाउ कारो 2020 shall not apply on consolidated financial statement except clause 21 of para 3. Some of the important points you need to remember while preparing CARO. A company is covered under the definition of small company. It will remain exempt from applicability of the order even if it falls under any of the criteria specified for private company. तो small companies का definition को fulfill कर रही है तो वो CARO से exempt हो जाएगी. अगर वो private company का criteria भी
फुलफिल करिए तभी भी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, उसको कारो प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा बिकॉज उसने स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन को फुलफिल कर दिया है। कंपनी इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी, इट विल रिमेन एग्जेम्प्ट फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द ऑर्डर इवन इफ इट फॉल्स अंडर एनी ऑफ द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड फॉर प्राइवेट कंपनी। नाउ पेड अप कैपिटल इंक्लूड्स इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस। पेड अप कैपिटल मैंने बोल ही दिया था आपको कि इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों इंक्लूड करेगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द लिमिट ऑफ प्राइवेट कंपनी। अमाउंट ओरिजिनली पेड अप और फॉरफिटेड शेयर्स, जो भी फॉरफिटेड शेयर्स है वो पेड अप शेयर कैपिटल में इंक्लूड होगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द प्राइवेट। नाउ रिजर्व इंक्लूड्स, रिजर्व में क्या क्या इंक्लूड होगा? कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व एज वेल एज रिवैल्यूएशन रिजर्व। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल shall part of the reserves in order to computing the reserve and surplus. Loans from bank and financial institution are to be considered in aggregate. उसको आप एग्रीगेट करके 1 करोड़ का लिमिट देखोगे, ये नहीं कि आपका बैंक का अलग 1 करोड़ का लिमिट देख रहे हो और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन लिया उसका 1 करोड़ का लिमिट अलग से देख, दोनों को मिला के 1 करोड़ का लिमिट बोला गया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल इंक्लूड एनबीएफसी कंपनी। लोन में बी इन एनी फॉर्म लाइक टर्म लोन, डिमांड लोन, कैश क्रेडिट्स, ओवरड्राफ्ट, export credits, bill purchase and discounted in order to become a private company का definition. Total revenue as disclosed in schedule 3 comprise of revenue from operation and other income. In order to check the limit of the private company, revenue means total turnover. Total turnover as disclosed in schedule 3 comprise of revenue from operation and other income. वही बोला है कि in respect of company other than finance company, revenue from operation shall consist of, मतलब फाइनेंस कंपनी को छोड़ के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन shall consist of revenue from sale of the products, sale of the service and other operating revenue as reduced by excise duty. फाइनेंस कंपनी के केस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन shall consist of interest income and from other financial services. Other income shall consist of the following, that is interest income in case of company other than finance company, dividend income, net gain and loss on the sale of investments, other non-operating income, that is net of expenses directly attributable to such income. Matters to be included in auditor's report. What matters we will include in auditor's report? That is, our auditor will report on fixed assets, inventories, loan investment guarantee security, then loans, then deposits, then cost audit report, then statutory dues, then unrecorded income, then loan taken, initial public offer or further public offer or private placement, then any fraud, nidhi company, related party disclosure, internal audit, then non-cash transaction with directors, NBFC companies, cash losses, auditor's resignation, company's capability to meet liabilities, CSR, corporate social responsibility and CFS. These are the 21 points which we will discuss one by one. Firstly, we will discuss in detail fixed asset that we call PPE, that is property, plant, equipment and intangible assets. Property, plant and equipment. If the auditor find any discrepancies in the fixed asset, if auditor find any material discrepancies in PPE, he has to report in auditor's report. Points auditor will check while reporting in his report whether the record maintained by the company display the complete particulars on the details, quantity and situation of the tangible and intangible. So what do you mean by this statement? This statement says that कंपनी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना रिकॉर्ड, फिक्स एसेट का रिकॉर्ड, दैट इज प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट और टैंजिबल एसेट, इंटैंजिबल एसेट, सबका डिटेल मेंटेन करे। डिटेल्स में क्या आ जाएगा? डिटेल्स में उनका अमाउंट तो आता ही है, साथ में क्वांटिटी भी मेंटेन करे और किस लोकेशन में कौन सा एसेट पड़ा है वो भी मेंटेन। तो क्वांटिटी, सिचुएशन मतलब कौन से लोकेशन में क्या एसेट पड़ा है, कौन से प्लांट में कितना एसेट पड़ा है और कितना अमाउंट का एसेट पड़ा है, वो सारा मेंटेन करेगा कंपनी। तो ऑडिटर देखेगा कि कंपनी ये रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है कि नहीं प्रॉपरली, वेदर द रिकॉर्ड मेंटेन बाय द कंपनी डिस्प्ले द कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑन द डिटेल, क्वांटिटी एंड सिचुएशन। पहले जो रिकॉर्ड मेंटेन होते थे ना वो सिर्फ अमाउंट बेस पे होते, कारो 2020 में कि क्वांटिटी भी आप मेंटेन कीजिए और साथ में किस लोकेशन में कौन सा एसेट पड़ा वो भी आप मेंटेन कीजिए इन रिकॉर्ड। अगर ऑडिटर फाइंड करेगा कि रिकॉर्ड इस तरह से मेंटेन नहीं किया गया है तो वो अपने रिपोर्ट में डाल देगा कि रिकॉर्ड इज नॉट मेंटेन एज पर कारो 2020। तो मैनेजमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने फिक्स एसेट की रिपोर्ट को प्रॉपरली मेंटेन करे एज पर कारो 2020, लाइक अमाउंट भी दे, क्वांटिटी
प्रॉपर्टी भी दे और किस लोकेशन में क्या एसेट पड़ा है वो भी दे, तो ऑडिटर अपना रिपोर्ट में डाल सके प्रॉपर्ली। वेदर द मैनेजमेंट हैज कैरिड आउट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द एसेट्स ऑफ डिफरेंट इंटरवल्स, रीजनेबल इंटरवल्स विद साइज ऑफ द कंपनी। बोला है कि ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने एसेट को एट रीजनेबल टाइम पे वो वेरीफाई करता रहे और उसका प्रॉपर रिपोर्ट बनाए कि हम लोग ने वेरीफाई किया, हमारा एसेट पड़ा है। नहीं तो अगर मैनेजमेंट वेरीफाई नहीं करेगा और एसेट बुक्स में तो पड़ा है लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम एसेट ही नहीं है, ये एसेट ऑब्सोलेट हो गया, ये एसेट को किसी ने चोरी कर लिया, तो एसेट है ही नहीं लेकिन बुक्स में दिखा रहा है, तो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फिजिकली वेरीफाई करता रहे टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग विद द साइज ऑफ द कंपनी। तो ऑडिटर अगर देखेगा कि मैनेजमेंट प्रॉपरली वेरीफाई कर रहा है तो वो अपने रिपोर्ट में दे देगा कि हाँ मैनेजमेंट वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। और अगर मैनेजमेंट नहीं वेरीफाई कर रहा है और ऑडिटर अगर फिजिकल वेरिफिकेशन में चला जाता है, बुक्स में दिखता है और वहां पे नहीं दिखता एसेट, तो वो अपने रिपोर्ट में डाल देगा मैनेजमेंट वेरीफाई नहीं कर। वेदर द मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज इफ एनी नोटिस ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन हैज बीन अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कुछ वेरिफिकेशन हुआ, फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट में किया और उसका कुछ डिस्क्रिपेंसीज है तो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपरली अकाउंटेड होना चाहिए। अगर कंपनी ने नहीं किया तो रिपोर्ट में डाल देंगे कि कंपनी ने नहीं किया। वेदर द टाइटल डीड, अब ये पॉइंट है टाइटल डीड। टाइटल डीड किसका होता है? लैंड का। अगर कंपनी ने कोई लैंड खरीदा है तो वो कंपनी के नाम पे ही खरीदना चाहिए, XYZ के नाम पे नहीं खरीदना। तो वही बोला गया है, बहुत सारी कंपनीज होती है कि XYZ के नाम पे एसेट को खरीद लेती है, पैसा कंपनी का होता है, शेयर होल्डर्स का होता है, लेकिन लैंड किसी और के नाम पे, ये नहीं होना चाहिए, तो ये रिपोर्ट जाता है। वेदर द टाइटल डीड pertaining to immovable property except property which are leased by the company with duly executed lease agreement in the company's favor disclosed in the financial statement are held in the name of the company। कहने का मतलब यही है कि टाइटल डीड जो कंपनी ने कोई लैंड खरीदी है वो कंपनी के नाम पे ही होनी चाहिए, डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स के नेम पे नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो उसका डिस्क्लोजर जाता है। इफ द टाइटल डीड आर नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी और XYZ के नाम पे है तो उसका डिटेल दीजिए, फिर आप डिस्क्रिप्शन दीजिए प्रॉपर्टी का, क्या वैल्यू का आपने किया है, किसके नाम पे किया है, वेदर प्रमोटर डायरेक्टर और देयर रिलेटिव किसके नाम पे किया, उनका डिटेल्स दीजिए, आप कितने पीरियड के लिए किया है, डिटेल्स दे दीजिए, बस रिपोर्ट में डिटेल चला जाएगा। अगर किसी और के नाम पे, कंपनी के नाम पे नहीं। कि अगर कोई एसेट रीवैल्यूड हुआ है, वेदर रिवैल्यूएशन हैज बीन डन बाय कंपनी ऑफ इट्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट ड्यूरिंग द ईयर, इफ सो वेदर द रिवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन, वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से ही होना चाहिए। और अगर आपने किसी और से करवाया है तो उसमें आपका क्वालिफाइड रिपोर्ट चला जाता है। रिवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन रजिस्टर्ड वैल्यूअर तो उसका डिटेल दे देंगे बस। इन केस ऑफ चेंज इन द वैल्यू अपॉन रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन हुआ तो पहला बात तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से होना चाहिए। दूसरा बात, अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर से हुआ है, अगर स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ चेंज, कितना चेंज हुआ वो बताइए। और अगर चेंज हुआ 10% या 10% से ज्यादा इन एग्रीगेट ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ एसेट, ईच क्लास ऑफ एसेट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, हर एक एसेट में अगर 10% या 10% से ज्यादा का चेंज है तो वो फिर उसका डिटेल मांगते हैं, ऑडिटर रिपोर्ट में देना पड़ता है। वेदर एनी प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड और आर इन पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी, अगर कंपनी कोई बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी है तो उसके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रहे हैं और कोई इनिशिएट है या पेंडिंग है, अगर है तो उसका डिटेल दीजिए। वेदर द कंपनी हैज एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज द डिटेल इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पॉइंट 2 ऑफ कारो 2020 इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री एंड वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड बोलता है, तो वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन कंडक्टेड एट रीजनेबल इंटरवल्स बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने रीजनेबल इंटरवल्स में फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट किया है कि नहीं, ऑडिटर शुड चेक व्हाइल डूइंग एन ऑडिट एंड वेदर इन द ओपिनियन ऑफ ऑडिटर द कवरेज एंड प्रोसीजर ऑफ सच वेरिफिकेशन बाय द मैनेजमेंट इज एप्रोप्रिएट और नॉट। ऑडिटर शुड चेक वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन डन बाय द मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल, और ऑडिटर के ओपिनियन में जो मैनेजमेंट ने जो फिजिकल वेरिफिकेशन किया है वो प्रॉपर कवरेज किया हुआ है, जितना करना चाहिए उतना किया है एंड प्रॉपर प्रोसीजर के साथ किया है। और फिर ऑडिटर देखेगा कि वेदर एनी डिस्क्रिपेंसीज ऑफ 10% और मोर इन द एग्रीगेट ऑफ ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री वेर नोटिस्ड, इफ सो वेदर दे हैज बीन प्रॉपर्ली डेल्ट विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कहने का मतलब ये है ईच आइटम ऑफ द इन्वेंट्री, ईच क्लास ऑफ द इन्वेंट्री में डिस्क्रिपेंसीज नहीं होनी चाहिए 10% या उससे ज्यादा। अगर 10% या उससे ज्यादा है तो ऑडिटर नोटिस करेगा कि उसका प्रॉपरली अकाउंट फॉर हुआ है कि नहीं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर नहीं
नहीं हुआ है तो वो अपने ऑडिटर रिपोर्ट में डाल देगा कि ये डिस्क्रिपेंसीज इज 10% और मोर इन ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री का एंड दे आर नॉट प्रॉपर्ली अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ वेदर ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द ईयर कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है तो वर्किंग कैपिटल कंपनी सैंक्शन करवाती है बैंक से. द कंपनी हैज बीन सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ इन एग्रीगेट फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. यहाँ से बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बात हुआ है. सो इंडिविजुअल्स का नहीं. कंपनी ने अगर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से दोनों को मिला के 5 करोड़ का लिमिट है इन एग्रीगेट ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द करंट एसेट. अपना कंपनी का करंट एसेट को प्लेस करके फिर वो बोरो वर्किंग कैपिटल उन्होंने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर. दूसरा पॉइंट ऑडिटर देखेगा कि क्वार्टरली रिटर्न और स्टेटमेंट प्रॉपर्ली बैंक में जमा हो रहा है कि नहीं. डेटर का अकाउंट जमा कर रही है क्वार्टरली बैंक को अपने डेटर्स को दिखा रही है जो बैंकों को जमा कर रही है क्वार्टरली स्टेटमेंट. वो आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ और रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और क्वार्टरली स्टेटमेंट में आप कुछ और दिखा रहे हो. वो नहीं होना चाहिए. क्वार्टरली स्टेटमेंट में जो आप जमा दे रहे हो वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच होना चाहिए. अगर नहीं मैच होता है तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा उसके बारे में इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. पॉइंट 3 ऑफ कारो 2020 बोलता है कि अगर कोई कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है किसी और कंपनी में या गारंटी दी है थर्ड पार्टी को या सिक्योरिटी दी है या एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन दी है तो उसका ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोजर दीजिए. तो क्या डिस्क्लोजर जाता है? वेदर ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज मेड इन्वेस्टमेंट या तो कंपनी ने इन्वेस्ट किया है या प्रोवाइडेड एनी गारंटी और सिक्योरिटी और ग्रांटेड एनी लोन. थर्ड पार्टी को लोन चाहिए तो कंपनी ने अपनी गारंटी पे उसे लोन दिलाया है. थर्ड पार्टी को गारंटी प्रोवाइड की है इन ऑर्डर टू कि वो लोन ले सके. तो गारंटी दी है या कोई सिक्योरिटी दी है, खुद ही लोन दे दिया है या एडवांसेस दे दिया है इन द नेचर ऑफ लोन. वेदर सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड किसको दिया है? एक कंपनी ने दिया है दूसरी कंपनी को या फर्म को दिया है या एलएलपी को दिया है या पार्टनरशिप फर्म को दिया है या कोई भी पर्सन हो सकता है एनी अदर पर्सन XYZ. अगर दिया है तो क्या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा? ऑडिटर कारो में रिपोर्ट करेगा. क्या रिपोर्ट करेगा? पॉइंट ए में लोन के बारे में बात हो रहा है. कंपनी ने लोन दिया है, एडवांसेस दिया इन द नेचर ऑफ लोन या कोई गारंटी दी है या प्रोवाइडेड सिक्योरिटी टू एनी अदर एंटिटी. अपनी सब्सिडरीज को दे रही है कि ज्वाइंट वेंचर को दे रही है, एसोसिएट को दे रही है. एग्रीगेट अमाउंट ना अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर उसने लोन दिया है और उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज ऑन द बैलेंस शीट डेट 31 मार्च को दैट इज ऑन बैलेंस शीट डेट उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है वो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा इन द ऑडिट रिपोर्ट. पॉइंट नंबर बी में क्या बोल रहा है? अगर अदर देन सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट किसी और को लोन देता है और टोटल लोन में से उसमें से कितना अमाउंट आपने ग्रुप कंपनीज को दिया है और कितना अमाउंट आपने अदर देन ग्रुप कंपनीज को दिया है वो डिस्क्लोजर ऑडिटर रिपोर्ट में जाएगा. वेदर द इन्वेस्टमेंट मेड guarantee given and the terms and conditions of the grants of the all the loans in the nature of loans and guarantee provided are not prejudicial to the company's interest. अगर लोन्स दिया है तो मार्केट रेट से कम में ना दिया हो, प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी नहीं होना चाहिए. कंपनी के फेवर में होना चाहिए, अनफेवरेबल नहीं होना चाहिए. कोई भी इन्वेस्टमेंट गारंटी प्रोवाइडेड सिक्योरिटी गिवन और उसका टर्म्स एंड कंडीशन फॉर ग्रांटिंग द लोन एंड एडवांसेज इन द नेचर ऑफ लोन्स एंड गारंटी प्रोवाइडेड आर नॉट prejudicial to the interest of the loan दिया है कंपनी ने in respect of loans and advances in the nature of loans whether schedule of repayments or principals and payments of interest has been stipulated and whether repayments or receipts are regular होना चाहिए उनका लोन का अमाउंट का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट. वो इरेगुलर नहीं होना चाहिए. रीपेमेंट शेड्यूल है उसका और प्रिंसिपल्स एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अगर रीपेमेंट शेड्यूल है तो वो प्रॉपरली रीपेबल है और रेगुलर इन पेमेंट. इरेगुलर होगा ऑडिटर ये देखेगा कि जितना भी अमाउंट ओवर ड्यू है वो क्या एनपीए हो गया. एनपीए मीन्स 90 डेज से ऊपर हो गया है. तो अगर इफ द अमाउंट इज ओवर ड्यू टेक द टोटल अमाउंट ओवर ड्यू. 90 डेज से ऊपर जो भी अमाउंट ओवर ड्यू है ऑडिटर अपने रिपोर्ट में डाल देगा. ना लोन्स का अमाउंट ओवर ड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज. कंपनी ने क्या स्टेप्स लिया है इन ऑर्डर टू रिकवर दैट वो भी मेंशन करेगा अपने ऑडिट रिपोर्ट. वेदर एनी लोन्स और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन ग्रांटेड व्हिच हैज फॉलन ड्यू ड्यूरिंग द ईयर हैज बीन renewed or extended or fresh loan granted to settle the overdues of the existing loan given to the same parties and if so specify the aggregate amount of such dues renewed or extended
एक्सटेंडेड और सेटल बाय फ्रेश लोन। कहने का मतलब ये है कोई भी लोन कंपनी ने दिया है या एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर ड्यू हुआ है और उस ड्यू के चक्कर में कंपनी ने कोई नया लोन दे दिया है, उस लोन को एक्सटेंड कर दिया है, उस लोन को रिन्यू कर दिया है, तो उस लोन को चुकाने के लिए कोई नया लोन दे दिया है कंपनी ने टू सेटल द ओवर ड्यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग लोन गिवन टू द सेम पार्टी इफ सो परसेंटेज टू द एग्रीगेट ऑफ द टू द टोटल लोन्स और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ टोटल लोन। दोनों को मिला के कितना आपने नया लोन दिया है इन ऑर्डर टू पे ऑफ द ओल्ड लोन, कितना आपने रिन्यू किया, कितना आपने एक्सटेंड किया, उसका परसेंटेज आप बता दीजिए टोटल लोन्स में। नॉट एप्लीकेबल टू कंपनीज हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज टू गिव लोन। कारो का पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, जो एनबीएफसी कंपनीज है उन पे एप्लीकेबल नहीं है, जिनका मेन बिजनेस ही लोन देना या लेना है। Whether the company has granted any loans or advances in the nature of loan either repayable on demand or without specifying any terms or period of repayments। अगर कंपनी ने कोई लोन दिया है किसी और कंपनी को या एडवांसेस दिया इन द नेचर ऑफ लोन रीपेबल ऑन डिमांड, जैसे कंपनी जब चाहेगी मांग सकती है, वो हमारा लोन वापस कीजिए, दैट इज द रीपेबल ऑन डिमांड, और विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स और पीरियड ऑफ रीपेमेंट। कोई टर्म नहीं है इसमें, कोई पीरियड ऑफ रीपेमेंट नहीं है, कंपनी की जब इच्छा होगी कंपनी ने लोन दिया मांग सकती है। इफ सो अगर ऐसा कोई लोन है रीपेबल ऑन डिमांड वाला लोन का कितना परसेंटेज टोटल अमाउंट में, टोटल लोन्स जो कंपनी ने दिया है उसमें से उसका कितना परसेंटेज है वो आप बताइए। स्पेसिफाई द एग्रीगेट अमाउंट, उसका परसेंटेज देयर ऑफ टू द टोटल लोन्स ग्रांटेड, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड टू द प्रमोटर या रिलेटेड पार्टीज को, रिलेटेड पार्टीज एज डिफाइंड इन क्लॉज 70 सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ऐसा कोई लोन है तो ऑडिटर अपने रिपोर्ट में डाल देगा। पॉइंट नंबर 4, लोन गिवन टू डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स और एनी अदर पर्सन इफ द कंपनी हैज गिवन एनी लोन टू डायरेक्टर्स और एनी अदर पर्सन इन विच डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड और मेड एनी इन्वेस्टमेंट वेदर द कंपनी हैज मेड compliances with the provisions governing such loans, investments and guarantee as per section 185 and 86 के तहत कि अगर कंपनी ने लोन दिया है डायरेक्टर्स को, किसी अदर पर्सन को इन विच डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड, किसी और कंपनी को दिया है जिसमें डायरेक्टर का कोई इंटरेस्ट है, या कोई पार्टनरशिप फर्म में दिया है जिसमें कि डायरेक्ट उसमें पार्टनर है, रिलेटिव्स को दिया है डायरेक्ट, या कोई भी इन्वेस्टमेंट की है कंपनी ने, तो प्रॉपरली कंप्लाइड हो एज पर सेक्शन 185 और दी कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से प्रॉपरली कंप्लाइंट हो, बोर्ड रिजोल्यूशन पास्ड होना चाहिए और प्रॉपरली कस्टम टू एक्ट होना चाहिए। डिपॉजिट्स के बारे में बोलता है, इन केस द कंपनी हैज एक्सेप्टेड एनी डिपॉजिट्स और डीम डिपॉजिट्स, कंपनी ने अगर एक्सेप्ट किया एनी डिपॉजिट्स या डीम डिपॉजिट, वेदर द कंपनी हैज फॉलोड द डायरेक्टिव ऑफ द आरबीआई एज अंडर, आरबीआई का गाइडलाइंस को फॉलो करके ही कंपनी ने एक्सेप्ट किया होगा कोई भी डिपॉजिट। फिर कंपनी एक्ट का कंप्लायंसेस भी होना चाहिए, कंप्लायंसेस विद द प्रोविजंस प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 73 से लेके 76 ऑफ द कंपनीज एक्ट में, उस हिसाब से कंप्लाइंट होना चाहिए। द नेचर ऑफ कंट्रावेंशन इफ द अबव प्रोविजंस आर नॉट फॉलोड, अगर आरबीआई का प्रोविजन नहीं फॉलो करते हैं या कंपनीज एक्ट का सेक्शन 73 से लेके 76 तक कंप्लायंसेस है वो प्रोविजंस को नहीं फॉलो करता है, क्या ऑडिटर अपने रिपोर्ट में दे देगा। ऑडिटर को ये भी देखना है कि कंपनी ने ये कंप्लायंसेस विद एनी ऑर्डर पास बाय कंपनी लॉ बोर्ड, एनसीएलटी, आरबीआई, एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल, अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है बाय कंपनी लॉ बोर्ड या एनसीएलटी के हिसाब से नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, या आरबीआई ने कोई ऑर्डर पास किया है या कोई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है ट्राइब्यूनल, तो वो प्रॉपरली कंपनी कंप्लाइड कर रही है क्या उस ऑर्डर को, अगर नहीं कर रही है तो ऑडिटर अपने रिपोर्ट में दे देगा। रिपोर्टिंग ऑफ एनी नॉन कंप्लायंसेस विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो अगर कोई भी नॉन कंप्लायंसेस होता है ये सब केस में तो ऑडिटर अपने रिपोर्ट में डालेगा। नाउ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अब ऑडिटर देखेगा कि कंपनी के ऊपर कॉस्ट अकाउंटिंग एप्लीकेबल है कि नहीं, अगर एप्लीकेबल है तो ये ऑडिटर शुड चेक, तो वेदर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड हैज बीन स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड वेदर सच अकाउंट एंड रिकॉर्ड हैव बीन सो मेड एंड मेंटेन। कहने का मतलब यही है कि कॉस्ट रिकॉर्ड जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है इस पर सेक्शन 148 ऑफ सबसेक्शन 1, उसके हिसाब से अगर कंपनी के ऊपर कॉस्ट अकाउंटिंग एप्लीकेबल होता है तो कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। अगर नहीं एप्लीकेबल है तो कोई बात नहीं है, नॉट एप्लीकेबल लिख देगा, अगर एप्लीकेबल है और कंपनी मेंटेन नहीं कर रही है तो वो अपने रिपोर्ट में देगा। डिपॉजिट ऑफ स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज, वेदर द कंपनी हैज रेगुलरली डिपॉजिटेड अनडिस्प्यूटेड
disputed statutory dues such as GST, goods and service tax, employee state insurance, provident fund, income tax, service tax, sales tax, excise duty, custom duty, VAT duty, cess or any other statutory duties to the appropriate authority. जैसे कंपनी का GST का अगर कोई लाइबिलिटी है डेट के अंदर में कंपनी पे कर रही है कि नहीं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का कोई लाइबिलिटी है, PF का लाइबिलिटी है, इनकम टैक्स का कोई लाइबिलिटी है या कंपनी का TDS का कोई लाइबिलिटी है, तो प्रॉपरली ड्यू डेट के अंदर में पेमेंट कर रही है कि नहीं और प्रॉपरली उसका रिटर्न फाइल कर रही है कि नहीं. अगर नहीं पेमेंट कर रही है, आर द स्टैट्यूटरी ड्यूज पेंडिंग फॉर अ पीरियड मोर देन 6 months एज ऑन द बैलेंस शीट डेट. 31st मार्च का लाइबिलिटी है वो अप्रैल में पेमेंट हो जाना चाहिए और अगर कंपनी ने नहीं पेमेंट किया है मोर देन 6 months एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, तो वो सब जो लाइबिलिटी है जो कंपनी ने नहीं पेमेंट की है ऑडिटर अपने रिपोर्ट में देगा. और इन केस ऑफ डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, जिस फोरम के अंदर में ये ड्यूज पेंडिंग है, अभी लिटिगेटेड है, वो कितने अमाउंट का असेसमेंट है और किस फोरम के अंदर में, जैसे GST का है तो GST का, इनकम टैक्स का है, एक्साइज का है या प्रोविडेंट फंड का है या सेल्स टैक्स का है, किस फोरम के अंदर में बिफोर हुम द ड्यूज आर लिटिगेटेड और कितना अमाउंट ऑफ ड्यूज जिसके ऊपर लिटिगेशन चल रहा है. अनरिकॉर्डेड इनकम. अनरिकॉर्डेड इनकम मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी कंपनी अपने बुक्स में कोई भी इनकम को नहीं दिखाता है और स्क्रूटनी के दौरान अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी उसको पकड़ लेता है और उस पे असेसमेंट कर देता है, या तो कंपनी खुद से सरेंडर करके सेल्फ असेसमेंट करवा ले कि मेरा अनरिकॉर्डेड इनकम छूट गया है, नाउ आई एम डिस्क्लोजिंग, तो उसपे क्या होता है पेनल्टी भी कम लगती है और उसपे इनकम टैक्स के द्वारा कुछ आपको बेनिफिट्स भी मिलता है. अनरिकॉर्डेड इनकम उसी को बोला जाता है कि आपने वो डिस्क्लोज नहीं किया पर वो स्क्रूटनी के दौरान इनकम टैक्स ने पकड़ा और उस पे आपको टैक्स देना पड़ा. वेदर एनी ट्रांजेक्शन नॉट रिपोर्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैज बीन सरेंडर्ड, या तो कंपनी खुद से ही सरेंडर कर दे कि ये मेरा अनडिस्क्लोज इनकम है को इनकम टैक्स अथॉरिटी को. वेदर एनी ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन सरेंडर्ड और डिस्क्लोज्ड एज इनकम ड्यूरिंग द ईयर इन द टैक्स असेसमेंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961. इफ सो, ऐसा कुछ है तो वेदर प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम हैज बीन प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर. मतलब जो पहले आपका प्रीवियस ईयर का कुछ अनडिस्क्लोज इनकम था, सपोज आपका प्रीवियस 4 साल पहले कोई अनडिस्क्लोज इनकम था, उसको आपने या तो खुद से सरेंडर कर दिया, खुद से डिस्क्लोज कर दिया बिकॉज इनकम टैक्स अथॉरिटी ने बोला कि अगर कोई भी कंपनी अपनी अनडिस्क्लोज इनकम रिवील करेगी तो दे विल गेट अ बेनिफिट फ्रॉम इनकम टैक्स अथॉरिटी. दे डू नॉट नीड टू पे एनी पेनाल्टी एंड 50% ऑफ द टैक्स इज वेव्ड ऑफ. जिस साल उन्होंने डिस्क्लोज किया उस साल कंपनी ने अपना अकाउंट फॉर किया है कि नहीं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. अगर ऑडिटर को मिलता है ऐसा कुछ तो वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में डालेगा. पॉइंट नंबर 9, लोन टेकन बाय द कंपनी. अगर कोई कंपनी ने लोन लिया है, वेदर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन द रीपेमेंट ऑफ द लोन्स और अदर बोरोइंग और इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयरऑन टू एनी लेंडर, इफ यस द पीरियड एंड अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट टू बी रिपोर्टेड एज पर द फॉर्मेट बिलो. अगर कंपनी ने कोई लोन लिया, किसी से भी लिया हो, या तो बैंक से लिया हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो या ग्रुप कंपनी से लिया हो या डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, किसी से भी अगर कंपनी ने लोन लिया है तो वेदर कंपनी हैज पेड अ प्रॉपर पेमेंट कर रही है पीरियड ड्यूरिंग द पीरियड, जब ड्यू हो रहा है तो अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट. अगर कंपनी डिफॉल्ट होती है, द पीरियड एंड द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इज टू बी रिपोर्टेड. कितना पीरियड से वो डिफॉल्ट है और कितना अमाउंट का डिफॉल्ट कर रही है कंपनी, वो ऑडिटर अपने रिपोर्ट में देगा. सो नेचर ऑफ द बोरोइंग इंक्लूडिंग डेट सिक्योरिटीज, नेम ऑफ द लेंडर, किससे कंपनी ने पैसा लिया, अमाउंट नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, कितना अमाउंट ड्यू डेट के अंदर में पेमेंट हो जाना चाहिए पर वो नहीं हुआ, वेदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वो किस नेचर का था, वो प्रिंसिपल था कि इंटरेस्ट था, कौन सा अमाउंट नहीं पेमेंट हुआ है, नंबर ऑफ डिलेज और अनपेड, कितने डे का डिले हो गया है और उसने रिमार्क किया है. ये डिस्क्लोजर ऑडिटर अपने रिपोर्ट में देगा. वेदर द कंपनी इज अ डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और लेंडर. कंपनी के पास ऐसा होते सेते फिर वो उसने बैंक को पेमेंट नहीं किया, विलफुल डिफॉल्टर तो नहीं है वो. ऑडिटर ये भी देखेगा वेदर टर्म लोन वेर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच द लोन्स वेर ऑब्टेन्ड. टर्म लोन जो कंपनी ने लिया है बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो किस पर्पस के लिए लिया है, वेदर वो कार लोन है कि वेदर ये
लिए वर्किंग कैपिटल लोन है कि whether the term loan were applied for the purpose for which the loans were obtained, if not the amount of loan so diverted and the purpose for which it is used may be reported। जिस पर्पस के लिए कंपनी ने लोन लिया है क्या उसी पर्पस के लिए वो लोन यूटिलाइज हो रहा है कि वो फंड को किसी और काम में डाइवर्ट किया जा रहा है। अगर कुछ ऐसा है तो ऑडिटर शुड रिपोर्ट कि नहीं, वो जो टर्म लोन का अमाउंट है वो किसी और पर्पस के लिए कंपनी यूज कर रही है, डाइवर्ट कर रही है उस अमाउंट। पॉइंट नंबर डी क्या बोलता है, वेदर फंड रेज्ड ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, इफ यस द नेचर एंड अमाउंट टू बी इंडिकेटेड। तो वेदर द फंड रेज्ड ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था फंड को पर उस कंपनी ने उस अमाउंट को यूटिलाइज कर लिया फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, ऐसा कुछ लोन है, नेचर एंड अमाउंट टू बी इंडिकेटेड। ऑडिटर अपने रिपोर्ट में बस दे देगा कि शॉर्ट टर्म बेसिस का लोन था, इसको यूटिलाइज किया गया फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, उसका नेचर और अमाउंट इज टू बी डिस्क्लोज इन द ऑडिटर रिपोर्ट। वेदर द कंपनी हैज टेकन एनी फंड फ्रॉम एनी एंटिटी और पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ और टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ इट्स सब्सिडरीज, एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर, इफ सो डिटेल देयरऑफ विद द नेचर ऑफ सच ट्रांजैक्शन एंड द अमाउंट इन ईच केस। मतलब अगर कंपनी ने, कहने का मतलब है कि कंपनी ने रेज किया फंड या लोन लिया तो दो केस हो सकता है, या तो होल्डिंग कंपनी ने लोन लिया है सब्सिडीज के नाम पे और उसको यूटिलाइज करिए अपने बिजनेस में, और या तो होल्डिंग कंपनी ने लोन लिया है इन ऑर्डर टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ इट्स सब्सिडीज, सब्सिडीज एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर का कोई ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए अपने नाम पे लोन ली होल्डिंग कंपनी। नाउ वेदर द कंपनी हैज रेज्ड लोन्स ड्यूरिंग द ईयर ऑन द प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन इट्स सब्सिडीज, ज्वाइंट वेंचर्स और एसोसिएट कंपनीज, इफ सो गिव डिटेल thereof and also report if the company has defaulted in repayment of such loan raised। इसमें कहने का मतलब यही है कि कंपनी ने रेज किया लोन ड्यूरिंग द ईयर ऑन प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन इट्स सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनीज के नेम। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया इन सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनीज में। अब होल्डिंग कंपनी को लोन की आवश्यकता पड़ी, अपनी सब्सिडरीज की जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्लेज कर दिया, हाइपोथिकेट कर दिया टू द बैंक in order to avail the loan। अगर ऐसा कुछ केस है, if so give details thereof, ऑडिटर को आप डिटेल दीजिए, and also report if the company has defaulted in repayment of such। अगर कंपनी डिफॉल्ट होती है in repayment of such loan raised, जो कि उसने इन्वेस्टमेंट को प्लेज करके लिया है, तो वो भी रिपोर्ट में ऑडिटर अपने डालेगा और उसका डिटेल्स भी डालेगा। नाउ इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट, ये भी एक तरह से लोन ही है। अगर कंपनी ने मनी रेज किया है, कोई भी कंपनी आईपीओ लाती है या फर्दर पब्लिक ऑफर्स लाती है या प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, वेदर मनी रेज बाय वे ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर इंक्लूडिंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी या डेट वे अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच दोज आर रेज्ड, इफ नॉट द डिटेल्स टुगेदर विद द डिलेज और डिफॉल्ट्स एंड सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन इफ एनी एज मे बी एप्लीकेबल टू बी रिपोर्ट। कहने का मतलब है कि अगर कंपनी ने कोई आईपीओ लाया है या एफपीओ लाया है या प्राइवेट प्लेसमेंट है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी या डेट इंस्ट्रूमेंट, तो वो जो आईपीओ का अमाउंट रेज किया है वो क्या अप्लाई हुआ है जिस पर्पस के लिए कंपनी ने रेज किया है। अगर नहीं हुआ है तो ऑडिटर रिपोर्ट उसका डिटेल डालेगा टुगेदर विद द डिलेज, डिफॉल्ट की अगर कंपनी रीपेमेंट करने में, सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन इफ एनी एज मे बी एप्लीकेबल टू बी रिपोर्टेड। वेदर द कंपनी हैज मेड एनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द शेयर्स और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स फुल्ली, पार्टली और ऑप्शनली convertibles during the year, and if so whether the requirements of section 42 and section 62 of the Companies Act 2013 has been complied with and fund raised have been used for the purpose for which the fund was raised, and if not provide details in respect of the amount involved and nature of non-compliance। Whether the auditor has considered whistleblower complaint if any received during the year by the company। कंपनी ने कोई whistleblower complaint रिसीव की है तो कंपनी ने उसे कैसे डील किया है और ऑडिटर ने उसे ऑडिट रिपोर्ट में वो कंप्लेन को डालेगा। Whether the auditor has considered whistleblower complaint if any received during the year by the company। 12 says it talks about a निधि company। What is निधि company? Firstly we get to know निधि company क्या होता है। As per section 406 of the Companies Act, निधि company एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। इट्स लाइक अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी, लाइक मनप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी जो होती है वो निधि कंपनी है, जिनके प्राइवेट लिमिटेड के पीछे निधि लिमिटेड भी लिखा रहता है। वो सब कंपनीज निधि कंपनीज होती है। अगर ऑडिटर चेक करेगा कौन कौन सी कंपनीज निधि कंपनी है जिनका काम ही अपने मेंबर्स को,
सिर्फ मेंबर्स को उनसे डिपॉजिट्स लेना है, उनको लोन्स देना है। एज पर सेक्शन 406 निधि कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स ओनली और गिव लोन टू इट्स मेंबर ओनली। वो अपनी डिपॉजिट जो एक्सेप्ट करती है वो इन द फॉर्म ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट्स या एफडी डिपॉजिट, सब बैंकिंग की तरह ही वो सिर्फ अपने मेंबर्स से ही डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और लोन्स भी सिर्फ अपने मेंबर्स को ही देती है। मेंबर्स मीन्स द शेयर होल्डर, जिनको वो अपना शेयर होल्डर बनाती है, कोई भी एक शेयर परचेज करवा के देन का अकाउंट अपने कंपनी में खोलती है। सो निधि कंपनी इज लाइक अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी। ये तो बेसिक नॉलेज हो गया कि ये निधि कंपनी क्या होती है, लेकिन ऑडिटर क्या चेक करेगा इन दिस पॉइंट नंबर 12 ऑफ द कारो 2020। ऑडिटर देखेगा कि वेदर द निधि कंपनी, अगर वो निधि कंपनी है तो कंप्लाइड विद द नेट ओन फंड टू डिपॉजिट इन द रेशियो 1:20 टू मीट द आउट द लायबिलिटी। उसका जितना नेट ओन फंड है उसका 20 टाइम्स वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है फ्रॉम इट्स मेंबर्स, उससे ज्यादा उसको अलाउड नहीं है एज पर द कंपनीज एक्ट। यही बोला गया कि मैक्सिमम डिपॉजिट निधि कंपनी कैन एक्सेप्ट दैट इज 20 टाइम्स ऑफ द नेट ओन फंड। नेट ओन फंड मतलब उनका दैट इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस इफ एनी, या पीएल डेबिट है तो माइनस करके जो भी उनका नेट ओन फंड आता है उसका 20 टाइम्स ही वो निधि कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। तो नेट ओन फंड निधि कंपनी का 1 करोड़ है तो मैक्सिमम डिपॉजिट निधि कंपनी विल एक्सेप्ट 20 करोड़। अप टू 20 करोड़ मैक्सिमम डिपॉजिट निधि कंपनी इज अलाउबल टू एक्सेप्ट, दैट इज 1 करोड़ इज द नेट ओन फंड, उसका 20 टाइम्स दैट इज 20 करोड़। तो ऑडिटर चेक करेगा कि 1:20 वाला क्राइटेरिया निधि कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं। अगर ये कंप्लायंसेस निधि कंपनी नहीं फॉलो करती है और उससे ज्यादा एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट तो ऑडिटर शुड रिपोर्ट इन हिज ऑडिटर रिपोर्ट। सेकेंड पॉइंट में बोला है कि वेदर द निधि कंपनी इज मेंटेनिंग 10% अनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स एज स्पेसिफाइड इन द निधि रूल्स 2014 to meet out the liability. He has to set aside some amount free reserve in any scheduled bank in order to pay to its member as and when required. और यहाँ पे परसेंटेज बोल दिया गया है कि 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट उसको फ्री रिजर्व में रखना पड़ता है। ऑडिटर भी ये चेक करेगा कि निधि कंपनी इस कंप्लायंसेस को फॉलो कर रही है कि नहीं। 10% ऑफ द टोटल डिपॉजिट जितना भी उसने एक्सेप्ट किया फ्रॉम द मेंबर्स उसका 10% वो फ्री रिजर्व में इन शेड्यूल्ड बैंक वो रख रही है कि नहीं। अगर नहीं रख रही है तो ऑडिटर शुड रिपोर्ट वेदर देयर हैज बीन एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स और रीपेमेंट देयरऑफ फॉर एनी पीरियड एंड इफ सो द डिटेल्स देयरऑफ। यहाँ पे बोला है कि अगर निधि कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है तो पेमेंट करने में डिफॉल्ट तो नहीं कर रही है, उसका इंटरेस्ट पेमेंट करने में या प्रिंसिपल पेमेंट करने में, और कितने पीरियड का डिफॉल्ट हो रहा है एंड इफ सो द डिटेल्स देयरऑफ। डिटेल्स इसमें डाल। नाउ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन पॉइंट नंबर 13 of the CARO 2020, what it says, whether all the transactions with the related party are in compliances with section 177 and section 188 of the Companies Act where applicable and details have been disclosed in the financial state etc as required by the applicable accounting standard AS 18 और Ind AS 24। यहाँ पे दो चीज चेक करना पड़ेगा ऑडिटर को। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है कंपनी अगर कर रही है तो वो कंप्लायंसेस कर रही है क्या एज पर सेक्शन 177 एंड सेक्शन 188 ऑफ द कंपनीज एक्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर रही है क्या वो ट्रांजेक्शन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 18 एंड एज पर इंड AS 24 के हिसाब से। आप लोग सब जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में AS 18 इंड AS 24 टॉक्स अबाउट द डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होता है विद द ग्रुप कंपनीज, विद द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, की फाइनेंशियल पर्सनल्स ऑफ द कंपनी, तो सारा डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाता है। ऑडिटर देखेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स में ये सब डिस्क्लोजर गया है कि नहीं। जो भी परचेज का, सेल्स का ट्रांजेक्शन हुआ है रिलेटेड पार्टी के साथ विद द ग्रुप कंपनीज, विद द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज, विद द रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वो सारा डिस्क्लोजर हुआ है कि नहीं। सेकेंड पॉइंट वो देखेगा कि कंप्लायंसेस हुआ है कि नहीं कंपनीज एक्ट
एक्ट के हिसाब से एज पर सेक्शन 177 एंड 188 ऑफ द कंपनीज एक्ट। 177 बोलता है कि ऑडिट कमेटी के बारे में कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन कंपनी ने की है रिलेटेड पार्टी के साथ, ट्रांजेक्शन का अप्रूवल लिया है ना कि वी कैन डू दिस ट्रांजेक्शन विथ रिलेटेड पार्टी, बिना ऑडिट कमेटी के अप्रूवल लिए रिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन का कंप्लायंसेस एज पर सेक्शन 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट नहीं हो सकता। और ऑडिटर ये चेक करेगा, अगर ये नहीं हुआ है तो ऑडिटर शुड रिपोर्ट इन हिज ऑडिट। पहले ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेना पड़ता है, फिर उसको ट्रांजेक्शन करना पड़ता है विद द रिलेटेड पार्टी। सेक्शन 188(1) बोलता है बोर्ड रेजोल्यूशन पास्ड इन बोर्ड मीटिंग। सेक्शन 188 क्लॉज 1 बोलता है कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया है ना कंपनी ने इन बोर्ड मीटिंग इन ऑर्डर टू डू द ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टी। 188 क्लॉज 2 बोलता है कि अगर ट्रांजेक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन द लिमिट प्रेस्क्राइब्ड, जो इस सेक्शन में 188(2) में सम ऑफ द लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड है कि अगर आप इस लिमिट से ज्यादा रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा इन जनरल मीटिंग। तो पहला अगर आपने लिमिट के अंदर में किया है तो आप बोर्ड रेजोल्यूशन इज पास्ड इन बोर्ड मीटिंग आप चेक कर लीजिए। लेकिन अगर लिमिट से ज्यादा आपने कि 10% ऑफ द टर्नओवर लिमिट से ज्यादा अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन की है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कंपनी को पास करना पड़ेगा इन द जनरल मीटिंग। और ये चेक कहाँ से करेगा ऑडिटर? मिनट्स बुक से, MBP4 रजिस्टर जो कंपनी फॉर्म करती है उससे चेक करेगा, जनरल मीटिंग के रजिस्ट्रार से चेक करेगा इन ऑर्डर टू चेक द कंप्लायंसेस पार्ट ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। ऑडिटर कुछ फाइन करेगा कि ये सब कंप्लायंसेस फॉलो नहीं हुए, ही शुड रिपोर्ट इन हिज कारो रिपोर्ट। पॉइंट नंबर 14 क्या बोलता है? इंटरनल ऑडिट के बारे में। इंटरनल ऑडिट भी कमेंसुरेट विद द साइज एंड नेचर ऑफ इट्स बिजनेस। सब कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुआ, डिपेंड ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस इंटरनल ऑडिट करवाया जाता है बाय द कंपनी। स्टैट्यूटरी ऑडिटर वेदर चेक करेगा कि कंपनी के ऊपर इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है कि नहीं विद द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। अगर इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है तो कंपनी उस इंटरनल ऑडिट सिस्टम को फॉलो कर रही है कि नहीं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर चेक करेगा वेदर द रिपोर्ट ऑफ द इंटरनल ऑडिटर फॉर द पीरियड अंडर ऑडिट वे कंसिडर्ड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर उस इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट को रिव्यू करेगा बिफोर फॉर्मिंग हिज रिपोर्ट। इंटरनल ऑडिटर का क्या ऑब्जर्वेशन है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर चेक करेगा इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट भी, वेदर द रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर फॉर द पीरियड अंडर ऑडिट, उस पीरियड का इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट लेगा और उसको कंसिडर करेगा बिफोर प्रिपेयरिंग हिज ऑडिट रिपोर्ट। नॉन कैश ट्रांजेक्शन, वेदर द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू एनी नॉन कैश ट्रांजेक्शन विद डायरेक्टर्स और पर्सन कनेक्टेड विद हिम एंड इफ सो वेदर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 192 ऑफ द कंपनीज एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विद। अब नॉन कैश ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है? एनी एसेट के बदले में कोई एसेट ले रहे हो, तो ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन है तो कंपनी ने सेक्शन 192 ऑफ द कंपनीज एक्ट को कंप्लाई किया है कि नहीं, ऑडिटर विद चेक। वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन किसके साथ किया है कंपनी ने? डायरेक्टर्स के साथ या कोई भी पर्सन जो डायरेक्टर से कनेक्टेड हो। नॉन कैश ट्रांजेक्शन मींस बार्टर सिस्टम। बार्टर ट्रांजेक्शन किया है क्या? बार्टर ट्रांजेक्शन मतलब अगर आपने कोई एसेट लिया है इन एक्सचेंज ऑफ अनदर एसेट, उस डायरेक्टर से आपने एसेट लिया और कंपनी ने उसको एसेट दिया। इफ एन एसेट इज एक्सचेंज विद डायरेक्टर्स और पर्सन कनेक्टेड विद द डायरेक्टर्स, पर्सन कनेक्टेड विद द डायरेक्टर्स मींस रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर के साथ हुआ है ये ट्रांजेक्शन, या कोई प्राइवेट कंपनी के साथ हुआ है ये ट्रांजेक्शन, फर्म के साथ हुआ है, पार्टनरशिप फर्म जिसमें वो डायरेक्टर पार्टनर है, तो ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है, ऑडिटर शुड रिपोर्ट। सेक्शन 192 ऑफ द कंपनीज एक्ट के लिए दो कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है। एक तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं बिफोर डूइंग दिस ट्रांजेक्शन, बार्टर ट्रांजेक्शन। नॉन कैश ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो लेकिन आपको कंप्लायंसेस करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 192 ऑफ द कंपनीज एक्ट की ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है ना इन जनरल मीटिंग, ऑडिटर विल चेक थ्रू मिनट्स बुक और बोथ द एसेट्स मस्ट बी वैल्यूड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। रजिस्टर्ड वैल्यूअर तो फेयर वैल्यूएशन पे ही ट्रांजेक्शन करवाता है, तो इधर द रजिस्टर्ड वैल्यूअर से आपने रिपोर्ट ली है ना बाकायदा बिफोर डूइंग दिस ट्रांजेक्शन। वैल्यूएशन रिपोर्ट चेक करेगा उस एसेट्स का और मिनट्स चेक करेगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं इन जनरल मीटिंग बिफोर डूइंग दिस ट्रांजेक्शन। नाउ पॉइंट नंबर 16 टॉक्स अबाउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। NBFC कंपनी इज जस्ट लाइक अ बैंकिंग कंपनी, पर ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज सिमिलर टू बैंक्स। बैंक्स के तरह ही ये सर्विस प्रोवाइड करती है बट डज नॉट हैव
अ बैंकिंग लाइसेंस। इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, इनको एनबीएफसी का आरबीआई से अलग से एक रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। दे हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द आरबीआई। का काम ही लोन देना, लोन लेना होता है। इट ऑफर्स लोन, एसेट फाइनेंसिंग करती है, अदर सर्विसेज, बट कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। दे आर द एनबीएफसी कंपनी। तो एनबीएफसी कंपनीज फॉर्म होने के लिए कुछ कंडीशंस है कि उनका जो फाइनेंशियल एसेट होता है ना, वो मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट होना चाहिए। मतलब जो लोन्स गिवन और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो टोटल एसेट का 50% से ज्यादा होना चाहिए। और जो इनका इनकम जनरेट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट इनकम, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इनकम, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन, मतलब फाइनेंशियल इनकम जो होना चाहिए वो 50% से ज्यादा, वो मोर देन 50% ऑफ द टोटल इनकम होना चाहिए, तब वो एनबीएफसी का कंडीशंस को फुलफिल करेगी। बहुत सारी कंपनीज होती है जो एनबीएफसी कंपनीज का काम तो करती है, बट दे विल नॉट टेक द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई, क्योंकि आरबीआई का फिर बहुत सारा कंप्लायंसेस करना पड़ता है उनको। तो ऑडिटर चेक करेगा वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 45(1)(a) ऑफ द आरबीआई 1934(2) ऑफ द, एंड इफ सो वेदर रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। तो ऑडिटर देखेगा कि अगर कंपनी का काम लोन देने का, इन्वेस्टमेंट का है और ये कंडीशन फुलफिल कर रही है कंपनी, तो उन्होंने आरबीआई का रजिस्ट्रेशन लिया है कि नहीं। अगर लिया है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं लिया है तो ऑडिटर शुड रिपोर्ट कि उन्होंने आरबीआई का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, पर दे आर डूइंग इन द वर्क ऑफ एनबीएफसी का। नाउ सेकेंड पॉइंट इज वेदर द कंपनी हैज कंडक्टेड एनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स और हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1930। अगर हाउसिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, कंपनी का होम लोन दे रही है और उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं लिया है, विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द आरबीआई, ऑडिटर शुड रिपोर्ट इन हिज ऑडिटर। अगर कोई भी कंपनी होम लोन देती है और उनका एक्टिविटी हाउसिंग लोन देने का है, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा आरबीआई। वेदर द कंपनी इज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी मीन्स उनका काम है पूरा इन्वेस्टमेंट करने का। कोर मतलब हार्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है एज डिफाइंड इन द रेगुलेशन मेड बाय आरबीआई, एंड इफ सो वेदर इट कंटिन्यूज टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ सीआईसी, एंड इन केस द कंपनी इज exempt और unregistered CIC, whether it continues to fulfill the criteria. Core investment companies का क्या क्राइटेरिया होता है? उनका 90% और मोर ऑफ द टोटल एसेट उनका इन्वेस्टमेंट पार्ट होता है, और उस इन्वेस्टमेंट पार्ट में से 60% और मोर ऑफ में से वो इक्विटी का पार्ट होता है। दे आर जनरली अ होल्डिंग कंपनी। ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज की होल्डिंग कंपनीज होती है, जिनका मोस्ट ऑफ द काम ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। 60% और मोर ऑफ द शेयर्स दे होल्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। 90% और मोर तो इन्वेस्टमेंट होता है, और उसमें से 60% और मोर ऑफ द इक्विटी पार्ट होता है सीआईसी कंपनीज। अगर कंपनी सीआईसी कंपनीज है तो उन्होंने आरबीआई का रेगुलेशन को फुलफिल किया है कि नहीं, ऑडिटर विल चेक। और अगर वो एग्जेम्प्ट है और वो अनरजिस्टर्ड सीआईसी है, तो अनरजिस्टर्ड सीआईसी का भी जो कंडीशन है वो फुलफिल किया है। वेदर द ग्रुप हैज मोर देन वन सीआईसी। अगर बहुत सारी ग्रुप कंपनीज है, एक कंपनी है उनमें बहुत सारी ग्रुप कंपनीज है, तो उन ग्रुप कंपनीज में एक से ज्यादा सीआईसी है कि नहीं, ऑडिटर विल चेक। और अगर है तो आप नंबर ऑफ द सीआईसीज विच आर द पार्ट ऑफ द ग्रुप, कितने नंबर ऑफ सीआईसीज है उस पार्ट ऑफ द ग्रुप में, ऑडिटर शुड रिपोर्ट इन हिज ऑडिटर। पॉइंट नंबर 17 says it talks about cash losses. Whether the company has incurred any cash losses in the financial year and in the immediately preceding financial year, and if so, state the amount of cash losses. Cash losses means if the company is facing of operating loss, so whether the company has incurred any cash losses in the financial year or in the preceding financial year. If yes, state the amount of cash loss. How much amount of operating loss company is facing, the auditor should mention in the audit report. Cash loss means operating losses equals to net loss plus depreciation, because depreciation is a non-cash item. So total cash loss is to be mentioned in the auditor report if the company is having any operating losses. Now point number 18 talks about resignation of a statutory auditor. Whether there has been any resignation of statutory auditor during the year. If so, whether the auditor has taken into consideration the issues, objections or concerns raised by the outgoing auditor. If the statutory auditor gets resigned from its duties, then whether the appointed auditor, the new auditor, has taken a no objection from the previous auditor. Why the outgoing auditor has resigned
then before accepting the audit of the client, the auditor must confirm from the previous auditor the reason behind his resignation. Now point number 19, what is stocks? Company's capability to meet liability. Whether the company has a capability to meet its liability means it's a going concern. How an auditor should determine whether the company is a going concern or not? He should calculate the financial ratios like quick ratio, current ratio, debtor aging analysis. He should also calculate the expected date of realization of the financial assets, payment of the financial liabilities, and other information accompanying the financial statement. The auditor's knowledge of the board of directors and in management plan. What was the plan of the management in future? Auditor should have the knowledge of that. Whether the auditor is of opinion that no material uncertainty exists as on the date of the audit report, that the company is capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of 1 year from the balance sheet. Whether in the opinion of the auditor the company is a going concern or not, whether the company is capable of meeting its liability which is due within a period of 1 year from the balance sheet date, and if he finds any material misstatement, he should report. Point number 20 talks about the social corporate responsibilities as per Companies Act is applicable on those companies whose net worth is more than 500 crores, whose turnover is more than 1000 crores, and whose net profit is more than 5 crores. If the company is having a social corporate responsibility in its books, auditor should check whether company is following the compliances section 135, 5, 6 and 7 of the Companies Act. What was the compliances? Company has to spend minimum 2% of the average net profits of the immediately preceding 3 financial year as per section 135 of the Companies Act to the CSR as a corporate social responsibility expenditure. Some of the amount he has to set aside in order to meet the CSR liability. If the company is not able to spend, then he has to follow the compliances as per section 135.5 and 135.6 of the companies. What was the compliances? Company needs to follow as per Companies Act. As per section 135.5, if the company has required to spend on an other than ongoing project, if he is not able to expend that amount within a period of 6 months, then he has to transfer that amount to a specified fund, that is the schedule 7 of the Companies Act fund, within a period of 6 months of the expiry of the financial. So he has to comply section 135.5, which says that the company is not able to spend the full amount. He has to transfer that amount in a schedule 7 fund. What was the name of the fund? That is the Prime Minister National Relief Fund, Public Funded University, Ministry of Electronics and Information Technology, Department of Biotechnological. I had taken some of the examples, but there are many funds. Now, if the company required to spend ongoing project as per section 135 clause 6 of the Companies Act, then he has to transfer that amount in a government account, that is unspent corporate social responsibility. From that account, he draw an amount and expend within a period of 3 years. If he is not able to expend that money or utilize that money within a period of 3 financial years, then he is required to transfer balancing amount to a specified fund, that is unspent corporate social responsibility account, within a period of 30 days upon the completion of the third financial. मतलब 3 साल के अंदर उनको ये अमाउंट को यूटिलाइज करना, अगर कंपनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में यूटिलाइज नहीं कर पाती है तो कंपनी को विद इन पीरियड ऑफ थर्ड फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 30 दिन के अंदर ही कंपनी को अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल responsibility account में transfer कर दें. Point number 21, consolidated financial statement. Whether there have been any qualification or adverse remark by the respective auditors in the companies included in the consolidated financial statement, if yes, indicate the details of the companies and paragraph numbers of the Caro report containing the qualification or adverse remark. Consolidation financial statement उन्हीं companies का बनता है जिनका holding होता है, subsidiaries होता है,
एसोसिएट। कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कारो एप्लीकेबल नहीं होता। वॉट एवर द एडवर्स रिमार्क गिवन इन द सब्सिडरीज और एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर, दैट एडवर्स रिमार्क इज टू बी पुट इनसाइड in the audit report of the consolidated financial statement. In a paragraph form, name of the company, paragraph number of the Caro report, all this in a detailed way report is to be present. किन किन का adverse remark है उसका details, paragraph number containing क्या qualification दिया है auditor ने वो सब जाएगा. Thanking you for watching my video. If you like, please share, subscribe.